21 जून को होने वाली नीट परीक्षा को लेकर एनटीए ने छात्रों को दी राहत। अब पेपर के लिए मिलेंगे 195 मिनट। इस बार 2 की जगह दिए जाएंगे 4 रफ पेज। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारी तेज। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई हाई लेवल बैठक। करीब 2 घंटे चली बैठक। एलजी मनोज सिन्हा समेत तमाम बड़े अधिकारी रहे मौजूद। सिंधु जल संधि पर भारत का बड़ा कदम। बांध के निचले वाले गेट खोलकर की जाएगी फ्लशिंग। ज्यादा पानी स्टोर करने के साथ बढ़ेगी बिजली उत्पादन की क्षमता। राजौरी में ऑपरेशन शेरोवाली का 20वां दिन। राजौरी में अब तक के सबसे लंबे सर्च ऑपरेशन में जंगल में छिपे आतंकियों की तलाश जारी। डोडा में आसमान से बिजली गिरने से लगी आग। धू धू कर जले चीड़ के पेड़। आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी। स्वागत है आपका न्यूज 18 में। मैं हूं विशाल। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। अमरनाथ यात्रा को लेकर दिल्ली में हाई लेवल बैठक। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी बैठक में मौजूद रहे। एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल भी बैठक में शामिल थे। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा और 3 जुलाई से यह यात्रा शुरू हो रही है। इसको लेकर के सुरक्षा को लेकर के यहां पर बैठक की गई और बाबा बर्फानी की यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं, जिसको लेकर दिल्ली में आज अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक अहम बैठक, हाई लेवल बैठक आयोजित की गई। करीब 2 घंटे तक चली इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा सहित सुरक्षा और प्रशासन से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। आगामी 3 जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा इंतजामों, श्रद्धालुओं की सुविधा और यात्रा मार्गों पर तैनाती की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में यात्रा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सुचारू ढंग से संपन्न कराने के लिए अलग अलग एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल यानी कोऑर्डिनेशन पर जोर दिया गया। तो इसमें जो मुद्दे खासतौर से सुरक्षा की दृष्टि से काफी अहम है, जिन पर चर्चा की गई, उनमें कई चीजें शामिल है, जैसे नुनवान और बालटाल के चारों ओर 3 परतों की सुरक्षा होगी। 25 से ज्यादा एलिवेटेड वॉच टावर बनाए गए हैं। साथ ही साथ 670 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की कंपनियां तैनात होंगी। ड्रोन, डॉग स्क्वाड से निगरानी की जा रही है। खुफिया जानकारी साझा करने का तंत्र मजबूत किया जाएगा। सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों का कड़ा पहरा होगा। और दिल्ली में हाई लेवल बैठक से पहले बड़ी मॉक ड्रिल। जम्मू में अमरनाथ यात्रा की तैयारी को लेकर मॉक ड्रिल। अमरनाथ यात्रा बेस कैंप में चलाया गया सर्च ऑपरेशन। भगवती नगर बेस कैंप का चप्पा चप्पा खंगाला गया। आतंक मुक्त यात्रा कराना मॉक ड्रिल का मकसद। संभावित आतंकी खतरे के बीच सीआरपीएफ को सुरक्षा सौंपने से पहले बड़ा तलाशी अभियान चलाया गया। भगवती नगर बेस कैंप के घने जंगलों में भी बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के महिला और पुरुष दस्तों ने आतंक मुक्त यात्रा अभियान की कमान संभाली। आपको बता दें कि बुधवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र अमरनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर एक बैठक की थी, जिसमें यात्रा की सुरक्षा को मजबूत बनाने के निर्देश जारी किए गए थे। इसके बाद बड़ी मॉक ड्रिल हुई और आज दिल्ली में यात्रा को लेकर एक बड़ी बैठक होने जा रही है। और इस बैठक में जो बातें चर्चा हुई हैं, वो बैठक हो भी चुकी। इसमें कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा भी की गई। बाबा बर्फानी की यात्रा बस कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से इस बात को सुनिश्चित करना चाहती हैं कि यात्रा जो है पूरी तरह से सुरक्षित हो। पाकिस्तान की तरफ से हमेशा ये प्रयास किया जा रहा है कि इस यात्रा को विफल किया जाए। आप देख सकते हैं इस वक्त हम एक ऐसी जगह पर हैं जहां पर
जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान पूरे इलाके को खंगाल रहे हैं। ये एक बेस कैंप है अमरनाथ यात्रा का, उसके साथ सटा हुआ इलाका है और आप देख सकते हैं कि जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है जम्मू कश्मीर पुलिस का पूरे इस इलाके को खंगाल रहा है और ये सुनिश्चित कर रहा है कि आतंकवादी या पाकिस्तान के जो पुष्टपनाही पे वो लोग जो इस यात्रा को विफल करने की साजिश रच रहे हैं वो किसी तरह कामयाब ना हो पाए। आप देख सकते हैं स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जम्मू कश्मीर पुलिस जो है इसमें इनका महिला दस्ता भी है, इनका जो मेल दस्ता है वो भी शामिल है। वो इस बात को सुनिश्चित कर रहा है कि पूरे इस इलाके को खंगाला जाए। यहाँ पर कुछ रिहायशी इलाके भी हैं जहाँ पर हर घरों पे नज़र रखी जाती है ताकि कोई संदिग्ध इस इलाके में ना आ पाए। पाकिस्तान की तरफ से जो हमेशा अमरनाथ यात्रा है उसे निशाना बनाने की साजिश रची जाती है। 2019 में भी एक बहुत बड़ी साजिश को नाकामयाब किया था जब स्नाइपर राइफल एंटी टैंक माइंस रिकवर किए गए थे, तब अमरनाथ यात्रा को बीच में ही रोका गया था। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये जो साजिश है हमेशा रची जाती है। कुछ साल पहले अमरनाथ यात्रा की एक बस पे भी हमला किया गया था जिसमें कई यात्री मारे गए थे और इस तरह की जो नापाक हरकत है पाकिस्तान की उसे रोकने के लिए लगातार सुरक्षा एजेंसीज सुनिश्चित करती हैं और एक क्लोज कोऑर्डिनेशन है। आप देखिए सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस के जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के और खबरों में आगे बढ़ते हैं। सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद भारत ने चिनाब नदी के पानी को प्रभावी तरीके से इस्तेमाल करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है। जम्मू कश्मीर स्थित सलाल और बगलेहार जल विद्युत परियोजनाओं में वर्षों से जमा हो रही गाद को हटाने के लिए व्यापक स्तर पर डीसिल्टिंग, ड्रेजिंग और पहली बार फ्लशिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अब तक सिंधु जल संधि के प्रावधानों के चलते इन परियोजनाओं के निचले गेट खोलने पर कई तरह की लिमिटेशन थी और पाकिस्तान की आपत्तियों के कारण जलाशयों को इसकी पूरी तरह से सफाई संभव नहीं हो पाती थी। नतीजतन जलाशयों की भंडारण क्षमता लगातार प्रभावित हो रही थी। लेकिन अब भारत इन लो लेवल गेट्स को खोलकर तल में जमा गाद को बाहर निकालने की तैयारी में है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से जलाशयों की जल संग्रहण क्षमता बढ़ेगी, बिजली उत्पादन में सुधार होगा और जल प्रबंधन अधिक प्रभावी बन सकेगा। साथ ही चिनाब के पानी का उपयोग देश हित में बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। भारत की यह पहल न केवल ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगी बल्कि जम्मू कश्मीर क्षेत्र में जल संसाधनों के दीर्घकालिक संरक्षण और उपयोग की दिशा में भी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। कई दशकों तक भारत को इंडस वाटर ट्रीटी के नाम पे ब्लैकमेल करने वाला पाकिस्तान अब बड़ी मुश्किल में है। भारत ने फाइनली ये डिसाइड कर लिया है कि पाकिस्तान एक एक बूंद पानी के लिए तरसेगा। जी हाँ, अभी मैं चिनाब दरिया के किनारे पे हूँ और इतिहास में पहली बार जब से इंडस वाटर ट्रीटी पे भारत और पाकिस्तान के हस्ताक्षर हुए हैं तब से पहली बार अब यहाँ पर फ्लशिंग का काम शुरू किया जाएगा। जो भी डैम इंडस वाटर ट्रीटी के तहत भारत ने बनाए थे जम्मू कश्मीर में, उनमें फ्लशिंग का काम नहीं होता था क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी में एक क्लॉज था जिसमें यह कहा गया था कि जो निचले स्तर के जो गेट्स हैं, जो वेल्व्स हैं, वो हमेशा बंद रहेंगे, उन्हें खोला नहीं जाएगा। उसकी वजह से क्या होता था कि जब भी सिल्ट और जो भी मलबा था वो टाइम टू टाइम इन डैम्स के नीचे जमा होता रहा, जिससे पानी का जो स्तर था वो कम होता रहा क्योंकि इस डैम के नीचे सिल्ट जमा होती रही और पानी का जो लेवल है धीरे धीरे ऊपर आता रहा। इंडस वाटर ट्रीटी के तहत भारत इन डैम्स के जो नीचे वाले वेल्व थे इन्हें खोल नहीं पाता था। इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से वो वेल्व्स, वो दरवाजे सील कर दिए गए थे। लेकिन भारत ने अब पहली बार ये डिसाइड किया है कि पूरी तरह से जितने भी डैम हैं, चाहे वो बगलेहार डैम हो, चाहे सलाल डैम हो, उन्हें फ्लश किया जाएगा। नीचे वाले जो सील्ड दरवाजे थे, सील्ड वेल्व थे, उन्हें खोला जाएगा। इससे क्या होगा कि जो भी पानी का स्तर था वो अब और नीचे जाएगा और इन डैम्स की स्टोरेज कैपेसिटी कई गुना बढ़ जाएगी क्योंकि पिछले कई दशकों से वो मिट्टी, वो मलबा नीचे तह दर तह बना के डैम की स्टोरेज कैपेसिटी कम हुई है।
लेकिन अब जब ये फ्लशिंग की जाएगी, हालांकि ड्रेजिंग और डीसिल्टिंग का काम लगातार चल रहा है जब से भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को अबायंस पे रखा हुआ है, लेकिन पहली बार इंडस वाटर ट्रीटी के साइन होने के बाद और बगलेहार और सलाल डैम के बनने के बाद पहली बार फ्लशिंग का काम किया जाएगा। अगले कुछ दिनों में हमें बताया गया है कि वो गेट्स खोल दिए जाएंगे और जितना भी फ्लशिंग है वो किया जाएगा। उसके बाद डैम्स की एक तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी और उसके बाद एक तो पानी की स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ेगी, पावर जनरेशन बढ़ेगी और पाकिस्तान में जो पानी जाता था रन ऑफ ऊपर से डैम के ऊपर से, उसमें भी बहुत हद तक गिरावट आ जाएगी। आप देख सकते हैं ये चिनाब दरिया है, क्योंकि अभी डीसिल्टिंग और जो ड्रेजिंग का काम है वो लगातार डैम्स पे चल रहा है, सलाल डैम हो चाहे बगलेहार डैम हो। इस वजह से पानी का स्तर जो है कुछ लेवल बढ़ा हुआ है। हालांकि अभी अधिकारियों का ये कहना है कि आगे आने वाले दिनों में जब फ्लशिंग होगी तो ये स्तर काफ़ी और ऊपर जाएगा और पूरी तरह से जो फ्लड कंट्रोल की मशीनरी है जम्मू कश्मीर में वो पूरी तरह से एक्टिवेट कर दी है। ये दर्शाता है कि भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो उन्होंने फैसले लिए हैं, किस तरह से ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे भारत के लिए फ़ायदेमंद होंगे। वो पानी जो भारत का पाकिस्तान में जाता था, अब वही पानी भारत के लोगों के लिए, भारत के किसानों के लिए काम आएगा। और इंडस वाटर ट्रीटी का जो नाजायज़ फ़ायदा पाकिस्तान उठा रहा था पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, और जब भारत ने फाइनली ये डिसाइड किया कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसे स्थगित किया जाता है, उसे अबायंस में रखा जाता है, भारत का हर एक नागरिक भारत के पानी का फिर से एक बार मालिक बन गया है। मैं नेटवर्क 18 के लिए तजिंदर सिंह सोडी, चिनाब के किनारे से। और न्यूज 18 से खास बातचीत में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत और जम्मू कश्मीर दोनों ने विकास की नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से अलगाववाद, आतंकवाद और पत्थरबाजी पूरी तरह खत्म हो गई है और पिछले 12 सालों में इस इलाके में अभूतपूर्व विकास हुआ है। शर्मा ने अनुच्छेद 370 को हटाने को मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक बताया। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्लाह पर भी निशाना साधा और उन पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह से आपने कहा सबसे बड़ी उपलब्धि जो है आर्टिकल 370 का एब्रोगेट होना और जो सिक्योरिटी सिनेरियो है जम्मू कश्मीर में उसमें बदलाव आना, किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए, अगर जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये केवल बदलाव नहीं, ये एक हिस्ट्री चेंज हुई है जम्मू कश्मीर में। आज़ादी में जिस टेम्परेरी प्रोविज़न को कश्मीर बेस्ड दो परिवारों ने अपना सत्ता का टूल बनाकर कश्मीर को रक्तरंजित किया और खुद सत्ता पे बैठे थे, ऐसा लग रहा था कि जम्मू कश्मीर में कोई लोकतंत्र, जम्मू कश्मीर में संविधान कहीं पे बचा नहीं है। और जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर को 370 ने अलगाववाद, आतंकवाद, पत्थरबाज और अनेक इस प्रकार की अराजकता का एक इकोसिस्टम दिया, उसको 370 के निरस्तीकरण के बाद एक टोटल यू टर्न हुआ है। आज वो सारी ताकतें, वो सारी शक्तियाँ जिन्होंने 370 को एक टूल के रूप में इस्तेमाल करके अपनी सत्ता का साधन बनाया था, वो सारे धराशायी हुए हैं। आज टोटल वातावरण बिल्कुल बदल गया है। ये मैं कहता हूँ कि बिल्कुल, मैं ये नहीं मानता कि टेररिज्म बिल्कुल 100% ख़त्म हुआ है, लेकिन ख़त्म होने की दिशा में है। पत्थरबाज आज बिल्कुल नहीं है, अलगाववादियों को उनके ठिकानों पे पहुंचाया गया है। तो 370 उपलब्धि नहीं है, ये हिस्ट्री चेंजिंग है, जम्मू कश्मीर की तारीख चेंज हुई है। स्टेटहुड के मुद्दे पे जो है ये बात हो रही है कि सब जाके जो है जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करेंगे। एक तरफ जो है चीफ मिनिस्टर पीएम मोदी से भी मिलते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे लंबे कार्यकाल निर्वाचित प्रधानमंत्री का कीर्तिमान नरेंद्र मोदी जी ने जो स्थापित किया, और पहला व्यक्ति जो जम्मू कश्मीर का बधाई देने पहुंचे हैं वो
नरेंद्र मोदी को बधाई देने पहुंचे वो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी हैं। हमने बधाई तो पब्लिक कार्यक्रम में दी और पार्टी के कार्यालय में दी, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सबसे लंबे निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कीर्तिमान स्थापित करने के बाद दिया है। ये मुझे लगता है कि ये जो सबसे लंबा कार्यकाल नरेंद्र मोदी जी का रहा है वो पॉलिसीज़ के आधार पे रहा है। उस पॉलिसी में जम्मू कश्मीर की पॉलिसीज़ भी आती है, जिसमें 370 को निरस्त किया, 35A को निरस्त किया, पाकिस्तान के नैरेटिव को ध्वस्त किया। उन पॉलिसीज़ के आधार पे जब नरेंद्र मोदी जी ने 12 साल पूरे किए और उमर अब्दुल्ला साहब उनको मुबारकबाद देने पहुंचे हैं, तो मुझे इस बात की बहुत बेहद खुशी है कि आज कहीं न कहीं हमारे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज़ जो हैं वो कश्मीर के हित के लिए हैं, भारत के हित के लिए हैं, इसलिए वो बधाई देने पहुंचे। सवाल आपसे होगा कि आपको लगता है कि जो पीएम मोदी की जन कल्याण जो नीतियां हैं वो अपना के कहीं न कहीं उमर अब्दुल्ला को भी यहाँ फ़ायदा मिला, यहाँ अब वो भी लागू की गई? देखिए, उमर अब्दुल्ला को क्या फ़ायदा हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता को बहुत लाभ हुआ है। जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। उमर अब्दुल्ला साहब अब एक दोहरे चरित्र का शिकार हो चुके हैं, क्योंकि दो नाव पे वो पाँव रखे हुए हैं। आज तो मैं बड़ा ताज्जुब हो गया जब फारूक अब्दुल्ला साहब ने ये कहा कि अब हमें ज़रूरत ही नहीं किसी को दावत देने की। कल मुख्यमंत्री साहब प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं और कल तक दाची गांव का वो जो एजेंडा था उनका सब पार्टीज़ को लेके धरना देने का, आज एकदम उनके वालिद साहब उससे मुकर गए। अब कहते हैं कि हम किसी को दावत नहीं देंगे। कहने का मतलब है कि ये दोहरा चरित्र जो इनका है, इस परिवार का है, इसने जो जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया है, आज कहीं न कहीं वो सारी चीज़ें बेनकाब हो रही है। ये परिवार बेनकाब हुआ है और ये काफ़ी डिक्लाइन हो रही है। ये कैमरामैन साहिब भट्ट के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और जम्मू कश्मीर में बीजेपी अध्यक्ष सर शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा और कहा कि बार बार राज्य का दर्जा बहाल करने का मुद्दा उठाकर वो ये जताना चाहते हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री पहले ही साफ कर चुके हैं कि सही समय आने पर राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POJK में लोगों को हो रही कथित परेशानियों का जिक्र करते हुए शर्मा ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब POK या POJK भारत का अभिन्न अंग बन जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी में चल रही अंदरूनी गुटबाजी की भी आलोचना की और कहा कि पार्टी ने लोगों के बीच अपना जन समर्थन खो दिया और धीरे धीरे अपनी राजनीतिक अहमियत भी खोती जा रही है। मैंने पहले भी कहा कि इनके दांत दो तरीके के, खाने की ओर हैं, दिखाने की ओर हैं। सीधे तौर पर इन्होंने दिख गए। अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो मुख्य प्रधानमंत्री जी के पास जाने की क्या आवश्यकता है? आप प्रोटेस्ट करिए ना। प्रोटेस्ट करने से आपको कौन रोकता है? अगर आप लोगों को देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर, होम मिनिस्टर साहब के ऊपर आप सोचते हैं कि कोई गलत बयानबाजी उनके माध्यम से हुई है, तो आप उनके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे। पूरा विश्व उनके ऊपर विश्वास करता है। आज यहाँ पर भारत खड़ा है, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, क्या इन लोगों के कारण बना है? 1947 में अगर हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले होते जो 4400 दिन का अपना कार्यकाल पूरा करते, तो मान लीजिए आज भारत विकसित देशों की श्रेणी में सर्वप्रथम होता, जैसे वो 1000 ईस्वी में था। देखिए, कांग्रेस एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है, जब भी सत्ता में आती है भ्रष्टाचार लाती है। अलगाववाद को बढ़ावा मिलता है तो कांग्रेस के समय में, आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है कांग्रेस के समय में, तुष्टीकरण की राजनीति कोई करता है तो वो कांग्रेस करती है, नाम के ऊपर राजनीति कोई करता है तो वो कांग्रेस करती है, परसेप्शन के ऊपर कोई राजनीति करती है तो वो कांग्रेस करती है। इस सब को छोड़कर कांग्रेस ने जिंदगी में कुछ नहीं किया। कभी आप बैठिए, इसी 6 चीजों में रिजल्ट जो है वो कांग्रेस दिखाने का प्रयत्न करती है। काम तो उन्होंने किया ही नहीं। आप मानकर चलिए, जितनी मर्जी कमेटी वो बना लें, वो जानते हैं कि उनके नेताओं को क्या करना है, खुद भी खाएंगे, औरों को भी खाने दो। ये नीति जो है कांग्रेस की नीति है। और बीजेपी के लोकसभा सांसद जुगल किशोर शर्मा ने कहा है कि पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और जम्मू कश्मीर दोनों ही जगहों पर अभूतपूर्व विकास किया है। उन्होंने कहा कि सड़क परिवहन हो या रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, जम्मू कश्मीर इन दोनों ही क्षेत्रों में नई ऊंचाइयां छू रहा है। बीजेपी के लोकसभा MP जुगल किशोर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह से इस 12 साल बेमिसाल पीएम मोदी के आप देखते हैं?
देखिए, आज देश के नागरिकों को गर्व महसूस होता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने निस्वार्थ भाव और सेवा भाव से बतौर प्रधानमंत्री देश की सेवा की है और वो 12 साल कंप्लीट किए। और इन 12 सालों में उन्होंने देश का मान सम्मान तो बढ़ाया ही बढ़ाया, लेकिन देश की सीमाओं को भी सुरक्षित रखा और देश में विकास तेज गति के साथ आगे बढ़ाया। इसके साथ साथ ही लोगों का विश्वास जीता और जन कल्याण की योजनाएं लोगों को समर्पित की। आज भारत ही नहीं, विश्व भर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की प्रशंसा की जा रही है। विदेशों के कई राष्ट्र अध्यक्षों ने देश के प्रधानमंत्री जी को 12 साल कंप्लीट करने पर बधाई भी दी है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि किसी इलेक्टेड प्रधानमंत्री को सबसे ज़्यादा कार्यकाल अगर किसी ने पूरा किया बतौर प्रधानमंत्री तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। जम्मू कश्मीर बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सुनील सेठी ने कांग्रेस पार्टी की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि ये एक बिकी हुई पार्टी है और इसमें अंदरूनी गुटबाजी कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि इन्हीं वजहों से पार्टी के लोगों के बीच अपना जन समर्थन खो दिया है और कांग्रेस नेतृत्व इस सच्चाई से अच्छी तरह वाकिफ है। चीफ स्पोक्स पर्सन सुनील सेठी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है 3 मेंबर की एक कमेटी बनाई गई है जो इंडिसिप्लिन कांग्रेस पार्टी में जम्मू कश्मीर में है और जिस तरह से अलायंस पार्टनर्स के साथ भी उनका जो है खनबन अंदर खाते जो है चल रही है और जिस तरह से जो कहीं ना कहीं बिकरिंग्स जो हैं कांग्रेस पार्टी में, बीजेपी इसको कैसे देखती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है वो एक यूनिट है ही नहीं। जम्मू कश्मीर में अगर आप बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी के बीच में इतने ग्रुप्स हैं, हर 2 आदमी का एक अलग से ग्रुप है। और इनडिसिप्लिन की अगर आप बात करें तो कांग्रेस में कहीं पे भी डिसिप्लिन नाम की कोई बात दिखती ही नहीं है। कांग्रेस के जो नेतागण इलेक्टेड है जम्मू कश्मीर में, एमएलएज हैं, वो सत्ता के लिए पीछे जो है वो इस टाइम पे कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। दे वांट टू बी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट और ये सारी लड़ाई उसी के लिए है। और फिर कुछ नेतागण जो है अपने आप को सेल्फ स्टाइल्ड जो है वो वोट कैचर्स और पब्लिक लीडर मानते हैं, जो कि इलेक्शंस हार चुके हैं। वो अभी भी अपने अपने ग्रुप्स बना के जो है वो कांग्रेस में बैठे हुए हैं। और बडगाम के नीगो ब्रानवार इलाके में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है और 2 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह हादसा तब हुआ जब स्कूल की एक गाड़ी सड़क से फिसलकर गहरी खाई में गिर गई। घटना के समय गाड़ी में ड्राइवर और 2 छात्र सवार थे। ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई जबकि घायल छात्रों को अस्पताल ले जाया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। मकामी लोगों का आरोप है कि सड़क निर्माण का काम चलने और सड़क पर निर्माण सामग्री होने की वजह से रास्ता संकरा हो गया था, जिससे यह हादसा पेश आया। नीगू ब्रानवार में मौजूद हूँ। यहाँ पर अभी सड़क हादसा पेश आया। यह सड़क हादसा उस वक्त पेश आया जब इस रास्ते पर एक स्कूल गाड़ी चल रही थी। ऐसे में रोड जो क्योंकि काफी तंग है, यहाँ से वो फिसल कर नीचे खाई में गिर गई। यहाँ पर हम आपको ये तस्वीरें भी दिखाएं। ये जो स्ट्रेच है, यहाँ से गाड़ी जो है वो नीचे चली गई है। इस हादसे में जो ड्राइवर है, ड्राइवर की ऑन स्पॉट डेथ हुई है, जबकि 2 बच्चे वो क्रिटिकली इंजर्ड है, उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है। यहाँ पर आई विटनेस भी है, इनसे भी हम बात करेंगे। मुझे अपना नाम बताइए। आप तारिक अहमद। आप यहाँ पर थे उस वक्त, किस तरह से ये हादसा पेश आया, क्या क्या किया आपने? एक्चुअली मैं इसके पीछे पीछे आ रहा था, गाड़ी लेके मेरे आगे आगे चल रहा था। इस कंट्रैक्टर ने यहाँ पे मिट्टी डाली हुई है, गाड़ी फिसल गई, यहाँ से सीधे नीचे चली गई, तो ड्राइवर ऑन स्पॉट ड्राइवर की डेथ हो गई। कारण यही है, कंट्रैक्टर ने यहाँ पे जो मिट्टी डाली थी, रोड तंग था, कंट्रैक्टर के लापरवाही की वजह से इंसिडेंट यहाँ पे पेश हुआ। तो आप यहाँ पर मौजूद थे जब आपने देखा गाड़ी नीचे गिरी, आपने किसको इन्फॉर्म किया? SHO चौधरा को। कोई आधे घंटे 20 मिनट में SHO चौधरा यहाँ पे पहुंच गए थे। बिल्कुल। तो ये क्योंकि आई विटनेस है जिन्होंने यहाँ पर इसे देखा और इन्होंने ही पुलिस को इन्फॉर्म किया है। तो यहाँ पर क्योंकि पुलिस की टीम भी मौजूद है, यहाँ पर रेवेन्यू की टीम भी मौजूद है, SDM चाडोरा, यहाँ पर जो मेडिकल टीम है वो भी मौजूद है। मुझे अपना नाम बताइए। मोहम्मद इकबाल। आप भी यहाँ पर मौजूद थे जब ये हादसा पेश आया? हम नमाज पढ़ रहे, हम बाद में आए नमाज पढ़ने के बाद में। किस तरह से ये हादसा पेश आया, कुछ आपको जानकारी? कारण आपके सामने ये है, जहाँ पे इनको काम करनी थी,
पिछले 30 सालों से वहाँ पे काम करते हैं जहाँ पे कोई जरूरत नहीं होती है। जहाँ पे काम करनी थी वहाँ पे काम नहीं करा है। जब इसने ये खुदाई करी, ये मिट्टी सारी यहाँ पे रखी है, फिसलने के कारण से गाड़ी हमारी डिमांड ये है कि एक इस ठेकेदार की ये कार्ड कैंसिल हो जाए। दूसरी ये है कि जिसने भी यहाँ पे ये R&B ने या PMC ने ये काम किया, इनके ऊपर 24 घंटों के अंदर अंदर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। अभी किस तरह की सूरत हाल है, आपने किस तरह से मदद की इनको निकालने की? सूरत हाल आपके सामने है। जो भी कुछ ड्राइवर अप्रोच वोल बांटुक ती जमीन तिहुंद जमीन लोग कह रहे हैं कि सड़क काफी तंग है यहाँ पर, और रास्ता तंग होने की वजह से जो है यहाँ पर हादसा पेश आया। न्यूज़ 18 के लिए नीगू से मैं आबिद हुसैन।